हेलो दोस्तों। आज आपकी दोस्त प्रमिला हाजिर है आपके लिए अंतरा करवड़े जी की एक बहुत ही प्यारी सी लघु कथा लेकर, जिसका नाम है बुढ़ापा। शुरू करते हैं मित्रों लघु कथा। अरे सुनती हो सुधा? श्रीवास्तव जी अपनी लाठी टेकते बरामदे में पहुंचे। कहिए अब क्या हुआ? सुधा जी धैर्य के साथ बोली। भैया तुम रह सकती हो इस नई पीढ़ी के साथ सुर मिलाकर, हमसे तो नहीं होने का। चलो हम कल ही विनय के घर चलते हैं। श्रीवास्तव जी आपा खोने लगे थे। कुछ कहेंगे भी कि क्या हुआ, सीधे चलने चलाने की बात करने लगे आप तो। सुधा जी कुछ परेशान हो उठी थी। अरे मैं जरा मुन्ने को खिला रहा था, उसे बीफ और बाबू सिखाने लगा तो तुम्हारी बहू जी कहने लगी कि बाबूजी प्लीज़ उसे बीफ और बॉल ही सिखाइए, स्कूल में ऑब्जर्वेशन होता है। अरे उसके पति को हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है और वह हमें सिखाने चली है। हमसे और नहीं सहन होने का यह सब कुछ, वे तमक कर बोले। सुधा जी वैसी ही शांत बैठी हुई मेथी तोड़ रही थी। बाहर बारिश होने लगी थी, इसलिए हवा खाने वे अक्सर यहीं बैठा करती थी। फिर उन्होंने लहसुन की कुछ कलियां छीलीं। आंगन के बाहर रखी कचरा पेटी में जाकर वे कचरा फेंक आईं और साफ की हुई सब्जी बहू को देने रसोई में चली गईं। वे बाहर आईं तब तक श्रीवास्तव जी का गुस्सा थोड़ा कम जरूर हो गया था, पर वे भूले नहीं थे उस वाक्य को। बूंदाबांदी हो रही थी। आ गई आप उसी बहू की मदद करके जिसने थोड़े समय पहले आपके पति का अपमान किया था। श्रीवास्तव जी ने फिर वही बात छेड़ी। क्या है जी, जब देखो तब बैठे ठाले मीन मेख निकालते रहते हो। जरा सी बात क्या कह दी बहू ने तो जैसे मिर्ची लग गई है आपको। ज़माना बदल गया है, अब भी आप यही सोचेंगे कि वही पुराना रिवाज चला करे, तो वह नहीं हो सकता। सुधा जी ने कह ही दिया। अच्छा, तो अब वह कल की आई हुई लड़की कुछ भी कहा करे हमें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको डर लगा करता होगा इस नई पीढ़ी से। मैं आज ही सुरेश से इसकी शिकायत करने वाला हूँ। बाबूजी निर्णायक स्वर में बोले। क्या शिकायत करेंगे जी आप? यही कि मैं गलत सिखा रहा था और बहू ने मुझे सुधारा, इसलिए उसकी गलती हो गई। सुधा जी ने भी पारा चढ़ाते हुए कहा। यही तो गलती करते हैं आप लोग और अच्छी भली नई पीढ़ी के सामने बुढ़ापे का नाम बदनाम करते हैं। यदि वह नई लड़की आपको कुछ अच्छा बता रही है तो क्या वह आपसे छोटी है इसलिए हमेशा गलत ही रहेगी? आप सिर्फ उम्र को ही बड़प्पन का तकाजा मान बैठे हैं। क्या आपको स्वयं यह मालूम है कि वह ऐसा क्या करे जिससे आपको उससे कोई भी शिकायत न रहे? सुधा जी ने मन की भड़ास निकाल दी। श्रीवास्तव जी पकड़े हुए चोर की भांति चुपचाप बैठे रहे। देखिए जी, मैं ये नहीं कहती कि आप चुप बैठे रहें या किसी भी काम में दखल ना दें। आज यदि सुरेश और बहू हमारी अच्छी देखभाल कर रहे हैं, समय पर खाना दवाई सब कुछ मिल रहा है, तब व्यर्थ ही इस शांत पानी में कंकड़ क्यों फेंकना चाहते हैं आप? वहाँ चाय लेकर बहू के आ जाने से सुधा जी थोड़ी शांत और सामान्य हो गई। काम में व्यस्त बहू को कुछ समझ में नहीं आया कि वहाँ क्या पक रहा है। वह रोते मुन्ने की आवाज़ पर अंदर चली गई। देखिए जी, आपको तो याद ही होगा कि हमारे सुरेश की बचपन में सर्द प्रकृति थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी कि डॉक्टर ने मना किया है, आपकी माँ उसे चावल का माड़ खिलाती ही थी ना। उस समय कितने असहाय हो जाते थे हम दोनों। आज भी सुरेश को थोड़ी सी हवा लगते ही सर्दी हो जाती है।
क्या आप हमारे बेटे और बहू को भी वैसा ही असहाय बना देना चाहते हैं? सुधा जी किसी उत्तर की अपेक्षा से बोली। उनकी आशा के विपरीत श्रीवास्तव जी वैसे ही चाय छोड़कर तेज कदमों से बाहर चले गए। सुधा जी सिर पर हाथ धरे बैठी रहीं। पता नहीं इस गीले में कहाँ चल दिए होंगे, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं कह दिया। इस तरह के विचार उनके मन में आते जाते रहे। कुछ ही समय बाद श्रीवास्तव जी हाथ में एक बड़ी सी कागज़ की थैली लाए। बाहर से ही बहू को आवाज़ देने लगे, अरे रीना बिटिया ज़रा बाहर आओ, मैं सबके लिए भजिए ले आया हूँ, चलो बाहर बैठकर खाएंगे। उन्होंने सुधा जी को शरारतपूर्ण दृष्टि से देखा। वे हंसती हुई चाय गरम करने अंदर चली गई। तो दोस्तों, मज़ेदार और शिक्षाप्रद लगी ना ये लघु कथा? अपना कीमती समय मेरी आवाज़ को देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।